जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए आज आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी जीडी और रेलवे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक। आगे हम देखते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा गंगा, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा नर्मदा, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा गोदावरी और ऑप्शन डी आपका हो जाएगा कावेरी। अगर आपको आंसर आ रहा तो अपना आंसर कमेंट करें। ऐसी कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती, डेल्टा ना बनाने वाली नदी। तो आपका ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन बी इज अ राइट ऑप्शन। ऑप्शन बी इज अ राइट ऑप्शन, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। और कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो नर्मदा और ताप्ती नदी, नर्मदा और ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती हैं। आगे गंगा नदी की बात करेंगे तो गंगा नदी डेल्टा बनाती है। गंगा नदी डेल्टा बनाती है। गंगा नदी डेल्टा बनाती है। आगे अगर बात करें अगली नदी की, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को कहते हैं दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा। बहुत सारे बच्चे अक्सर इस क्वेश्चन में कंफ्यूज रहते हैं कि दक्षिण की गंगा और दक्षिण भारत की गंगा, दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। तो दक्षिण की गंगा अगर आपसे पूछेगा तो गोदावरी होगी। अगर पूछेगा आपसे कि दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? कावेरी को कहते हैं। क्योंकि गोदावरी से अगर कंपैरिजन कावेरी का करेंगे तो कावेरी ज्यादा दक्षिण में स्थित है। हालांकि इसका कावेरी की बात करेंगे तो ये कर्नाटक से निकलती है और गोदावरी आपकी निकलती है कहां से? महाराष्ट्र के महाराष्ट्र नासिक से निकलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। भारत का संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन ए आपका हो जाएगा 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा 2 अक्टूबर 1869। यानी क्वेश्चन आपका है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। अगर आंसर आपको आ रहा है तो अपना आंसर कमेंट करें। भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 1950। ए इज अ राइट आंसर, ए इज अ राइट आंसर। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। आगे बात कर लें, अगर 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनके तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनके तैयार हो गया था। यानी कि संविधान अपनाया कब गया? तो संविधान अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, अडॉप्ट किया गया। उसके बाद में बात करेंगे 15 अगस्त 1947 की। तो 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। आगे बात कर लें, 2 अक्टूबर 1869 को, 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। गांधी जी का जन्म हुआ था। गांधी जी का जन्म हुआ था। यानी कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए आपका हो जाएगा 1885, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा 1905, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा 1920, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा 1927। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1885 में। 1885 में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। किसने की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना? तो ए ओ ह्यूम, ए ओ ह्यूम। हालांकि इनका पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम हो जाता है, शॉर्ट में इन्हें बोलते हैं ए ओ ह्यूम। 1885 में इन्होंने स्थापना की थी। 1905 की बात कर लें तो 1905 में हुआ था क्या? 1905 में आपका हुआ था बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था बंगाल विभाजन? तो बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल विभाजन हुआ था।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1920 की अगर हम बात करें तो 1920 में क्या हुआ था? 1920 में हुआ था आपका असहयोग आंदोलन। 1920 में आपका हुआ था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। हालांकि चौरी चौरा घटना के बाद में इसको स्थगित कर दिया गया था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। चौरी चौरा घटना हुई थी 1922 में गोरखपुर, उसके कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। 1927 में क्या हुआ था? तो 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था। 1927 में साइमन कमीशन, साइमन कमीशन का गठन हुआ था। 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए आपका हो जाएगा गंगा, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा यमुना, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा सरयू, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा गोमती। ताजमहल कौन सी नदी के किनारे स्थित है? जल्दी से आप लोग कमेंट करें अपना आंसर, जल्दी से कमेंट करिए। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल आपका स्थित है यमुना नदी के किनारे। ऑप्शन बी इज अ राइट ऑप्शन। ऑप्शन बी इज अ राइट ऑप्शन। बात कर लेते हैं आगरा की। आगरा, आगरा आपका कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो आगरा आपका यमुना नदी, यानी कि आगरा में ही आपका ताजमहल स्थित है, तो आगरा आपका यमुना नदी के किनारे हो जाता है। उसके बाद में बात कर ले मथुरा। मथुरा भी आपका कौन सी नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर स्थित हैं? तो आपका पटना हो जाएगा गंगा नदी के किनारे। पटना के बाद में हरिद्वार हो जाएगा। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद में आपका प्रयागराज, जहां पर गंगा और यमुना का संगम होता है। प्रयागराज गंगा और यमुना का संगम। उसके बाद में आपका ऋषिकेश हो जाएगा। ऋषिकेश हो जाएगा। ऋषिकेश हो जाएगा। ऋषिकेश हो जाएगा। उसके बाद में आपका कानपुर हो जाएगा। कानपुर, कानपुर भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। सरयू की बात कर लें तो आपका अयोध्या, अयोध्या, अयोध्या कौन सी नदी के किनारे स्थित है? सरयू नदी के किनारे स्थित है। और लखनऊ आपका हो जाता है कौन सा? गोमती नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ, लखनऊ आपका स्थित है गोमती नदी के किनारे। अगले क्वेश्चन और की चलते हैं। भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है? ऑप्शन ए आपका हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा तमिलनाडु और ऑप्शन डी आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट करें अगर आपको आंसर आ रहा हो। भारत की सबसे लंबी जो तटीय सीमा है वो कौन से राज्य की है? भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा हो जाती है किसकी? गुजरात की। ऑप्शन ए इज अ राइट ऑप्शन। ऑप्शन ए इज अ राइट ऑप्शन। गुजरात की सबसे लंबी सीमा लगती है। सबसे लंबी तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। गुजरात कुल कितनी तटीय सीमा बनाता है? तो गुजरात कुल अभी अगर नया हम आंकड़ा, नया डाटा देखेंगे तो नए डाटा के हिसाब से आपका हो जाता है 2340। जो नए आंकड़े अभी हाल ही में आए हैं उसके हिसाब से आपका हो जाता है 2340 किलोमीटर से लगभग ज्यादा ही है, 340 किलोमीटर। अगर पुराना डाटा देखेंगे तो आपका कितना हो जाता है? 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर। हालांकि जो नए आंकड़े आए हैं, नए आंकड़े के हिसाब से आपकी जो तटीय सीमा हो जाती है वो 2340 किलोमीटर हो जाती है, और पुराना अगर देखते हैं तो आपका होगा 1600 किलोमीटर। आगे बात कर ले आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश दूसरा, आंध्र प्रदेश दूसरा सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। दूसरा सबसे लंबी, दूसरा सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। दूसरा सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। दूसरा सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। और अगर तमिलनाडु की बात कर ले तो तमिलनाडु भी एक तटीय राज्य है और महाराष्ट्र भी आपका एक तटीय राज्य है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए आपका हो जाएगा मणिपुर, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा नागालैंड, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा असम और ऑप्शन डी आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। यानी भारत का वह ऐसा कौन सा राज्य है जो चीन के साथ सीमा साझा करता है? चीन के साथ सीमा साझा करता है। जल्दी से आप लोग आंसर बताएं। भारत का वैसा कौन सा राज्य है जो चीन के साथ सीमा साझा करता है? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश चीन के साथ में सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश चीन के साथ में सीमा साझा करता है। असम की बात कर लें तो असम किसके साथ में सीमा साझा करता है? असम साझा करता है बांग्लादेश के साथ में। बांग्लादेश के साथ में असम सीमा साझा करता है। नागालैंड की बात कर लें तो नागालैंड म्यांमार के साथ में सीमा साझा करता है।
म्यांमार के साथ में सीमा साझा करता है। मणिपुर की बात कर लें तो मणिपुर भी आपका म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है, यानी मणिपुर की सीमा किसके साथ लगती है? म्यांमार के साथ में लगती है। अरुणाचल प्रदेश की भी सीमा चीन के साथ भी लगती है, और चीन के साथ साथ किसके साथ में लगती है? म्यांमार के साथ भी लगती है। यानी अरुणाचल प्रदेश आपका चीन के साथ भी सीमा बनाता है और म्यांमार के साथ भी सीमा बनाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? ऑप्शन ए आपका हो जाएगा 1940, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा 1945, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा 1950, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा 1960। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? कभी कभी पूछता है आपका क्वेश्चन कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला, या पूछता है आपका प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ या समाप्त हुआ, या प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध की अगर बात करेंगे तो द्वितीय विश्व युद्ध आपका कब समाप्त हुआ? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 1945। द्वितीय विश्व युद्ध आपका 1945 में समाप्त हुआ था। अगर बात कर ले द्वितीय विश्व युद्ध शुरू कब हुआ था, तो द्वितीय विश्व युद्ध आपका शुरू हुआ था 1939 में। यानी द्वितीय विश्व युद्ध आपका कब से कब तक चला? 1939 से लेकर के 1945 तक चला आपका द्वितीय विश्व युद्ध। 1940 में आपका अगस्त प्रस्ताव आया था। अगस्त प्रस्ताव की बात कर लें तो अगस्त प्रस्ताव आपका हो जाता है 1940। 1950 की बात कर लें तो 1950 में क्या हुआ था भाई? संविधान लागू हुआ था। 1950 में संविधान लागू हुआ था, यानी कि 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था। 1960 की बात कर लें तो 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था। कितनी नदियों पर हुआ था? सिंधु जल समझौता। अगर बात करें कितनी नदियों पर हुआ था, तो ये आपका टोटली हुआ था कितनी नदियों पर? तो ये आपका 6 नदियों पर हुआ था। सिंधु जल समझौता 6 नदियों पर हुआ था। यानी कितनी नदियों पर हुआ था? 6 नदियों पर हुआ था। और किसके द्वारा कराया गया था? तो ये आपका कराया गया था WB, वर्ल्ड बैंक के द्वारा आपका ये समझौता कराया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन और चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय रेलवे की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए आपका हो जाएगा 1928, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा 1853, ऑप्शन सी हो जाएगा 1905, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा 1947। भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई? भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई, किस वर्ष हुई? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट ऑप्शन, 1853। बात कर ले 1853 में भारतीय रेलवे की स्थापना हुई थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई, तो रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी भाई? 1905 में हुई थी। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी। और 1947 में क्या हुआ था? तो देश स्वतंत्र हुआ था। 15 अगस्त 1947 को। 1853 में पहली बार ट्रेन चलाई गई थी। बात करें किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में कहां से कहां चलाई गई थी? तो ये चलाई गई थी आपकी मुंबई से थाने। कितने किलोमीटर चलाई गई? तो ये चलाई गई थी 34 किलोमीटर चलाई गई थी मुंबई से थाने। 1928 की बात कर लें, 1928 में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ था। साइमन कमीशन का आगमन। अगर क्वेश्चन पूछता है आपसे कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ, तो साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1927 में। और साइमन कमीशन का आगमन भारत में कब हुआ? 1928 में। हालांकि इसका बहिष्कार हुआ था। इसका बहिष्कार इसलिए हुआ था क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं था। इसीलिए लाला लाजपत राय ने कहा था साइमन कमीशन गो बैक, यानी कि साइमन कमीशन वापस जाओ। लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया था, वो इसलिए किया था क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए आपका हो जाएगा बोध गया, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा लुम्बिनी, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा सारनाथ, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा वैशाली। यानी भगवान गौतम बुद्ध जी का जन्म कौन से स्थान पर हुआ था? बुद्ध जी का जन्म कौन से स्थान पर हुआ था? ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। लुम्बिनी आपका कहाँ पड़ता है? तो लुम्बिनी आपका स्थित है कहाँ पर? लुम्बिनी आपका नेपाल में स्थित है। बात कर लेते हैं बोध गया में। तो बोध गया में गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। कौन से वृक्ष के नीचे हुई थी? पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। और नदी कौन सी थी? नदी की बात कर लेते हैं तो नदी हो जाती है निरंजना, निरंजना या फाल्गु नदी, निरंजना या फाल्गु नदी। दिन कौन सा था? तो वैशाख का दिन था, वैशाख का दिन, वैशाख का दिन। हालांकि वैशाख का दिन गौतम जी के जीवन से बहुत ही जुड़ा हुआ है। गौतम बुद्ध जी का जन्म जो हुआ था वैशाख के दिन हुआ था, वैशाख पूर्णिमा के दिन। और वैशाख पूर्णिमा के दिन अगर बात कर लेते हैं गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा के दिन, गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई थी और गौतम बुद्ध जी की मृत्यु भी उसी दिन हुई थी। आगे बात कर लेते हैं सारनाथ की। सारनाथ में गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश दिया था। पहला उपदेश, सारनाथ में गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश दिया था जिसे कहा गया क्या? धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन। और वैशाली की बात कर लेते हैं तो वैशाली में हुई थी द्वितीय बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो वैशाली में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए आपका हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। यानी जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था, 1857 का विद्रोह हुआ था, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल, तो 1857 की क्रांति के समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय में ही 1857 की क्रांति हुई थी। लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 की क्रांति हुई थी। लॉर्ड डलहौजी की बात कर लेते हैं तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पहली बार भारत में ट्रेन चलाई गई थी। पहली बार भारत में ट्रेन चलाई गई थी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पहली बार भारत में ट्रेन चलाई गई थी। लॉर्ड कर्जन की बात कर लें तो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था बंगाल का विभाजन, बंगाल का विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। हालांकि लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड की बात कर लें तो लॉर्ड कर्जन जो भारत का वायसराय रहा है वो 1899 से लेकर के 1905 तक रहा है। 1899 से लेकर के 1905 तक रहा है। लॉर्ड माउंटबेटन की बात कर लें तो लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। समाप्त होता है आज का सेशन। मिलते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।